गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका के अंतर्गत राजनीतिक संचार क्या होता है उसके बारे में जाना था। आप सबको विदित है कि राजनीतिक संचार का अर्थ होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में एक भाग को दूसरे भाग तक जोड़ने की प्रक्रिया, अर्थात राजनीतिक संचार में राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और निर्गतों का गत्यात्मक संचरण ही राजनीतिक संचार है। इसकी परिभाषा नॉर्बर्ट वेनर ने दी थी। ये सब आपको पहले से ही ज्ञात है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि राजनीतिक संचार राजनीति विज्ञान में समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन जैसे संचार साधनों से नहीं लिया जाता। आज हम राजनीतिक संचार के अभिकरण व संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक संचार के अभिकरण व संरचनाएं। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार की कुछ औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं या अभिकरण होते हैं। औपचारिक संरचनाओं में विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल व हित समूह शामिल होते हैं और अनौपचारिक संरचनाओं में परिवार, रक्त संबंध, वंश, परंपराएं, निकट समूह, पड़ोसी समुदाय, ग्राम, जातीय, भाषीय समुदाय शामिल होते हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार के संरचनाएं या अभिकरण होते हैं। संरचनाएं या अभिकरण दो प्रकार के, औपचारिक संरचनाएं और अनौपचारिक संरचनाएं। औपचारिक संरचनाओं में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, दबाव समूह, हित समूह शामिल होते हैं और अनौपचारिक संरचनाओं में परिवार, वंश, रक्त संबंध, पड़ोसी, ग्राम, जातीय, भाषीय समुदाय शामिल होते हैं। इनके अलावा जनसंपर्क के साधन भी संरचनाओं में या अभिकरणों में शामिल किए जाते हैं, जो उपरोक्त संरचनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। अर्थात जनसंपर्क के जो साधन हैं वही इन औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। आमंड तथा पावेल ने इन संरचनाओं को 5 भागों में बांटा है। इसमें हम आमंड और पावेल द्वारा दी गई संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संचार के 5 अभिकरण या 5 संरचनाएं बताई हैं। उनके अनुसार राजनीतिक संचार की प्रमुख संरचनाएं हैं। इनमें पहला आता है राजनीतिक निर्देशों की संरचनाएं। दूसरा उन्होंने बताया राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। तीसरा परंपरागत सामाजिक संस्थाएं। चौथा उन्होंने बताया जनसंचार के साधन। पांचवा अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है राजनीतिक निर्देशों की संरचनाएं। निर्देशों की संरचनाएं या अभिकरण।
राजनीतिक निर्देशों की संरचनाओं में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं जो मांगों और समर्थनों के रूप में निवेशों की राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करवाती हैं। प्रजातंत्रीय देशों में इनका प्रभाव अधिक होता है। राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह ऐसी ही औपचारिक संरचनाएं हैं जो जनता की मांगों को राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाते हैं। दबाव समूह तक जनता की पहुंच होने के कारण ये मांगें आसानी से राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस कारण हित समूहों को निवेश प्रक्रिया के वाहक के रूप में जाना जाता है। अर्थात राजनीतिक निर्देशों की संरचनाओं में निवेश प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश होते रहते हैं। इन निवेशों को जो गति प्रदान करते हैं वे मांगों और समर्थनों के रूप में होते हैं। मांगे व समर्थन, ये मांग और समर्थन जनता में से उठती हैं। निवेश के रूप में मांग और समर्थन उठते हैं और इन मांगों और समर्थनों को राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कराया जाता है या निवेश किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में इन मांगों और समर्थनों का निवेश हर एक प्रकार की व्यवस्था वाले देशों में होता है, किंतु मांगों और समर्थनों का निवेश जो प्रजातंत्रीय देश हैं उनमें अधिक प्रभावी रूप से होता है। ये इन निवेशों का अर्थात इन मांगों और समर्थनों का निवेश राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह जैसी औपचारिक संरचनाएं करती हैं। ये जनता की मांगों को राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाते हैं। दबाव समूह तक जनता की पहुंच होने के कारण ये मांगें आसानी से राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसी कारण हित समूहों को निवेश प्रक्रिया का वाहक कहा जाता है। दूसरा आता है राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। राजनीतिक व्यवस्था में निर्गतों की भी औपचारिक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं में सरकारी व प्रशासनिक मशीनरी आती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही ऐसी ही संरचनाएं हैं। सूचनाओं को राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन्हीं के कारण राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है और संपूर्ण शासन तंत्र एक ढांचे में बंधा रहता है। ये संस्थाएं जनता व नेताओं को जोड़ती है। इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से निर्गतों के रूप में निर्णयों को समाज में लागू किया जाता है। राजनीतिक निर्गतों की संरचनाओं में शामिल है सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी। इनमें आता है, इनमें प्रमुख रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही जैसी संरचनाएं शामिल हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही ऐसी संरचनाएं हैं जो निवेश के रूप में प्राप्त मांगों और समर्थनों को निर्गतों के रूप में परिवर्तित करती हैं। अर्थात निवेश के रूप में प्राप्त सूचनाओं को और समर्थनों को निवेश के रूप में परिवर्तन करने का काम ये सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी द्वारा किया जाता है। ये सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी कारण से राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है और संपूर्ण ढांचा एक तंत्र में बंधा रहता है। इसके द्वारा ये संस्थाएं सरकारी प्रशासनिक मशीनरी, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही शामिल हैं, ये संस्थाएं जनता व नेताओं को जोड़ती हैं। तीसरा आता है परंपरागत सामाजिक संरचनाएं। परंपरागत सामाजिक संरचनाएं इसके अंतर्गत परिवार, जाति, मत,
रक्त संबंध, वंश परंपराएं, निरुक्त समूह, पड़ोसी समुदाय, ग्राम आदि आते हैं। अर्थात परंपरागत सामाजिक संरचनाओं में परिवार, जाति, मत, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, पड़ोसी समुदाय, ग्राम आदि को शामिल किया गया है। ये सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं राजनीतिक समाज की समस्त जानकारी रखने वाले व उसका प्रभाव करने वाले एकमात्र आधार होते हैं। अर्थात सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं राजनीतिक समाज की समस्त जानकारी रखती हैं और ये ही उनका आगे प्रभाव भी करती हैं। ये संरचनाएं राजनीतिक ज्ञान की सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले अभिकरण हैं। चौथा आता है जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधनों में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पुस्तकें, इंटरनेट आदि व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन साधनों का प्रयोग सभी राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा निवेश तथा निर्गत राजनीतिक संरचनाएं खुलकर करती हैं। लोकतंत्रीय देशों में सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर संप्रेषण कार्य करती हैं। अर्थात जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे ये जनसंपर्क के साधन स्वतंत्र होकर अपना कार्य करते हैं और सर्वाधिकारीवादी देशों में ये सरकारी नियंत्रण में रहकर ही संचार का कार्य करते हैं। ये राजनीतिक संचार के सर्वाधिक प्रभावशाली साधन माने जाते हैं। पांचवा अभिकरण आमंड और पावेल ने जो बताया है वो है अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध। राजनीतिक संचार की प्रक्रिया में व्यक्ति का व्यक्ति से अनौपचारिक व प्रत्यक्ष संपर्क भी राजनीतिक संचार का अभिकरण है। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रखने वाला व्यक्ति राजनीतिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो अनौपचारिक या प्रत्यक्ष संपर्क है वह भी राजनीतिक संचार का अभिकरण है, जिसमें व्यक्ति अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से जो भी राजनीतिक सूचनाएं प्राप्त करता है वह भी एक राजनीतिक संचार का अभिकरण है। राजनीतिक घटनाओं की जो भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति होता है वह राजनीतिक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संचार के ये 5 भाग बताए हैं। इन्हें जानने के बाद स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था की प्राण वायु है। यह भारतीय राजनीति में संचार की भूमिका का पार्ट 2 था। धन्यवाद।